हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 5 का चैप्टर नंबर 15, बिशन की दिलेरी। ठीक है। इसमें एक छोटे बच्चे की कहानी है जो कि उसके हिम्मत, उसकी साहस को इसमें दर्शाया गया है कि कैसे एक छोटा सा बालक अपनी हिम्मत से, अपने हौसले से एक पक्षी की जान सुरक्षित करता है। समझ गए। इसमें कुछ कहानी ऐसी है, पहले हम समझते हैं जो है कहानी क्या है। इसमें एक छोटा सा बच्चा है 10 साल का, जो कि पढ़ने के लिए जाता है कर्नल के घर पे। वो कर्नल का घर होता है फार्म हाउस, यानी कि गांव से बाहर। वो जाता है पर डे, सुबह पढ़ने के लिए आता है। तो उस एक दिन जो है वो जाता था पढ़ने के लिए उनके घर पे पगडंडी से होके। पगडंडी मतलब मिट्टी का रास्ता, वो भी बहुत छोटा सा रास्ता जो है। ठीक है। तो उसको खेतों के बीच में जो है कुछ गोलियां चलने की आवाज़ सुनाई देती हैं। एक बार, फिर वो सहम जाता है। 2 बार, फिर सहमता है। 3 बार, कुछ मन में भय प्रकट होता है जो है। ऐसे ही ढाँ 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 मतलब जो है कई बार गोलियां चलने की आवाज़ उसको सुनाई देती है। तो वो एक पेड़ के पास, देखिए यहाँ पे जो है वो बच्चा छुपा हुआ है और एक खेत है गेहूं के। तो छिप करके लगता है देखने। अब पंछी गोलियों की आवाज़ से जो है, जो खेत लहरा रहा है उसमें दाने खाने आए थे जो है, वो आवाज़ सुनते ही पक्षी लगते हैं उड़ने जो है, वो लगते हैं आसमान में गोल गोल घूमने जो है। तो कुछ समय बीतने के बाद बिशन को ये दिमाग में आता है कि ये आवाज़ क्यों आई, क्यों हुई आवाज़, ये गोली कहाँ चली। फिर कुछ देर बीतने के बाद उसको समझ में आता कि नहीं, हाँ एक्चुअली हुआ क्या है कि इसी समय जो है शिकारी आते हैं और कुछ पंछियों को, या फिर एक पंछी आता है तीतर, इसको कई नाम से बोलते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं तितली, जो कि मिलते हैं उस समय। तो वो चूँकि फसल लगी है खेत में, तो पंछियाँ आते हैं खाने के लिए, तितली भी आते हैं खाने के लिए। तो उस समय शिकारियों को उनका शिकार बहुत अच्छे से मिलता है और अच्छे से वो कर पाते हैं जो है। तो वो तितिल मारने की आवाज़ थी, गोली जो है, बंदूक की गोली जो है, बंदूक की आवाज़। ठीक है। तो ये बिशन समझ गया, तो लगा सोचने कि कैसे हम जो है इन तितिल को जो है तितर को जो है बचाएं, सेफ करें। उस मन ही मन सोचा कि नहीं, इन शिकारियों को कुछ सबक सिखानी चाहिए। तो होता क्या है कि उसके सामने एक घायल तितिल जो है पड़ा हुआ दिखाई देता है खेत में। तो उसको सोचता है कि उठा के लेके जाऊं और इसको मैं सेव कर लूं। उसके पंख में गोली का चोट लगा होता जो है। लेकिन कैसे, क्योंकि अगर रोड से मैं जाऊंगा तो बाहर शिकारी हैं, हमारे पीछे पड़ जाएंगे। क्या करूं क्या करूं। तो पगडंडियों से हो करके खेत जो है हो करके, झाड़ी झाड़ी, जंगल जंगल, कटीले रास्ते आते हैं बीच में। उस कांटों से जो है उसके बदन छिल जाते हैं, कपड़े फट जाते हैं। लेकिन वो फिर भी जो है हिम्मत नहीं हारता है। वो किसी न किसी तरीके से जो है अपने कर्नल के घर पे जो है पहुंचता है और उसको एक लकड़ी का होता है झांपी, उसके अंदर उसको जो है रख करके देखता है कि जो शिकारी हैं वो शिकारी कहाँ हैं, उनकी व्यवस्था क्या है, वो आ रहे कि नहीं आ रहे जो है हमारे पीछे। उसको लेके भागते समय जो है देखते हैं कि शिकारी उसकी पीछा करते हैं। वो जब रास्ते में होता है तो रास्ते में जो रास्ता होता है वो बहुत होता है कटीला जो है। वो लेट करके उस तितिल को लेकर के लेट करके ज़मीन पे जो है निकलता है। उसके बदन में आती है खरोचें, उसको चोट लगती है, लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं छोड़ता है। अपनी इस हिम्मत और साहस से जो है वो आगे बढ़ता है। और आखिरी में क्या होता है कि वो उस तितिल को जो है सुरक्षित कर लेता है, सेफ कर लेता है। समझ गया।
तो कुछ ऐसी ही कहानी इसमें है, मैंने ब्रीफली आपको बताया जो है पहले। अब हम बाकी कहानी जो पढ़ेंगे तो समझेंगे इसमें क्या कहानी आगे है, ठीक है। आइए देखते हैं। जो बोल रहा है कि सुबह का समय था, पहाड़ों के पीछे सूरज झांक रहा था। 10 वर्ष का बिशन घर से बाहर निकल आया। वह रोज इसी समय इसी रास्ते से कर्नल दत्ता के फार्म हाउस पर जाता। कर्नल दत्ता की पत्नी पढ़ाई में उसकी मदद करती है। फार्म से लगे सेबों के बाग में कीटनाशक दवा का छिड़काव हो रहा था और बहुत तड़के काम शुरू हो जाता। बिशन पगडंडी से अभी सड़क तक आ ही रहा था कि यहाँ पे देखो बेटा, बोला ना पगडंडी। पगडंडी का मतलब होता है मिट्टी का छोटा सा रास्ता जो है जिस पे हम पैदल चल सकते हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं पगडंडी। आ रहा ही था कि उसे गोली चलने की आवाज़ सुनाई दी। उसने इधर उधर देखा, कोई भी उसे दिखाई नहीं दिया। वह कुछ ही दूर चला था कि उसे फिर गोली चलने की आवाज़ सुनाई दी। इस बार एक नहीं 2-3 गोलियां एक साथ चली थी। गोलियों की आवाज़ से पूरी घाटी गूंज गई थी। पंछी घबरा गए, आसमान में गोल गोल चक्कर काटने लगे। बिशन सहम कर पेड़ों की आड़ में छिप कर खड़ा हो गया। बिशन जहाँ खड़ा था वहीं चुपचाप खड़ा रहा। उसे वहाँ से सीढ़ी नुमा खेत और फलों के बाग साफ साफ दिखाई दे रहे थे। खेतों में काम करते हुए किसान भी दिखाई दे रहे थे। फसल तैयार खड़ी थी। सुबह की हल्की धूप में खेत सुनहरे दिखाई दे रहे थे। बिशन अभी सोच ही रहा था कि गोली किसने और क्यों चलाई होगी कि तभी एक और गोली की आवाज़ आई। एकाएक बिशन को गोली चलने का कारण समझ में आ गया। जब फसल पक जाती है तब गेहूं के खेतों में दाना चुगने ढेरों तितर आ जाते हैं। वही तितिल जिसको बोलते हैं तितर, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं तितिल, यहाँ पे बोलते हैं तितर। शिकारी इस बात को जानते हैं, इसलिए वे सुबह सुबह ही तितर मारने चले आते हैं। पिछले साल भी शिकारियों ने इसी तरह बहुत से तितर मारे थे। कुछ तीतर तो वे उठा ले गए, बाकी को वहीं छोड़ गए। खेतों को काटते समय किसानों को बहुत से मरे और जख्मी तीतर मिले। बिशन ने सोचा, कितना दुख पहुंचाने वाला काम करते हैं शिकारी। समझ गया कि शिकारी ही तीतरों पर गोलियां चला रहे हैं। इसलिए वह पेड़ों के बीच से निकलकर खेतों के किनारे किनारे चलने लगा। वह चलते चलते सोच रहा था कि इन शिकारियों को सबक सिखाया जाना चाहिए, लेकिन उन्हें कैसे सबक सिखाया जाए यह उसकी समझ में नहीं आ रहा था। तभी उसके पांव यहाँ पर वो लगा जो है कुछ तरकीब ढूंढने की शिकारियों को कैसे सबक सिखाए। उसका दिमाग काम करना बंद कर दिया। भाई कितना भी तो 10 साल का बच्चा जो है अपना दिमाग कितना खपाएगा जो है। तो सोचते सोचते उसको कुछ तरकीब समझ में आई जो है। बोल रहा है कि वह चलते चलते सोच रहा था कि इन शिकारियों को सबक सिखाया जाना चाहिए, लेकिन उन्हें कैसे सबक सिखाया जाए यह उसकी समझ में नहीं आ रहा था। तभी उसके पांव के पास सरसराहट सी हुई। उसने देखा एक घायल तीतर गेहूं की बलियों के बीच फंसा छटपटा रहा है। बिशन वहीं घुटनों के बल बैठ गया। उसने घायल तीतर को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन घबराया हुआ तीतर छिटक कर खेत के और अंदर चला गया। बिशन जानता था कि शिकारी इस तीतर को ढूंढ नहीं पाएंगे और घायल तीतर यही तड़प तड़प कर मर जाएगा। उसने स्वेटर उतारा और मौका देखकर तीतर पर डाल दिया। तीतर स्वेटर में फंस गया तो बिशन ने उसे पकड़ लिया। बिशन ने उसे अपने सीने से चिपका लिया और खेत में से निकलकर पहाड़ी की ओर भागने लगा। वह इतना तेज चल रहा था मानो उसके पंख लग गए हों। समझ गए? देखो ये है तितल जो है आपके सामने, इसको बोलते हैं, ठीक है, आप लोग देख गए होंगे अभी जो है।
कर्नल दत्ता के घर के रास्ते में एक तरफ गेहूं के खेत थे और दूसरी तरफ कटीले तारों की बाढ़। बिशन वैसे तो कटीले तारों की बाढ़ से होकर निकल सकता था, परंतु इस समय वह दोनों हाथों से तीतर को पकड़े हुए था। तीतर को संभालना बहुत जरूरी था, इसलिए वह खेतों के साथ साथ छिप छिप कर चलने लगा ताकि शिकारी उसे देख न लें। वह कुछ ही दूर गया कि पीछे से भारी सी आवाज आई, लड़के रुक जा, नहीं तो मैं गोली मार दूंगा। लेकिन बिशन नहीं रुका, वह चुपचाप चलता रहा। रुकता है या नहीं, पीछे से कोई आदमी उसको आवाज देता है। उस आदमी ने दोबारा चिल्लाकर कहा। तब तक बिशन कटीले तारों के पास आ गया था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। आगे बढ़ना मुश्किल लग रहा था, लेकिन फिर भी वह रुका नहीं और न ही उसने कोई जवाब दिया। तभी बिशन को भारी भरकम जूतों की आवाज सुनाई दी, जो तेजी से उसके पास आती जा रही थी। पीछे से आ रहा शिकारी गुस्से में जोर जोर से चिल्ला रहा था, मैं तुझे देख लूंगा, तू मेरा शिकार चुरा कर नहीं ले सकता। बिशन के लिए आगे निकल भागने का रास्ता नहीं था। अगर वह सड़क से जाता तो शिकारियों को साफ साफ दिखाई दे जाता, इसलिए उसने खेतों के छोटे रास्ते से जाना तय किया। तय मतलब निश्चय किया। खेतों से आगे के रास्ते में कांटेदार झाड़ियां थीं। बिशन उसी रास्ते पर घुटनों के बल चलने लगा। बहुत संभलकर चलने पर भी उसके हाथ पांव में कांटों की बहुत सी खरोंचें उभर आईं। खरोंचों से खून भी निकलने लगा। उसकी कमीज की एक आस्तीन भी फट गई। वह जानता था कि कमीज फटने पर उसे मां से डांट खानी पड़ेगी, पर बिशन को इस बात का संतोष था कि वह अब तक तीतर की जान बचाने में कामयाब रहा। उसे संतोष हो गया कि नहीं, अब हम जो है इस तीतर को बचा लेंगे। ठीक है। झाड़ी से बाहर आकर वह सोचने लगा कि पहाड़ी के कोने से फिसलकर नीचे पहुंचा जाए, लेकिन उस कोने में घास बहुत ज़्यादा थी और ओस के कारण फिसलन भी। बिशन थक कर वहीं एक किनारे बैठ गया। वहीं अभी वह बैठा ही था कि उसे पांवों की आहट फिर से सुनाई दी। आहट सुनते ही वह दौड़ पड़ा। दौड़ते दौड़ते वह आधी पहाड़ी पार कर चुका था। उसके कपड़े पसीने से तरबतर हो गए थे, फिर भी वह रुका नहीं और किसी तरह कर्नल दत्ता के फार्म हाउस के पिछवाड़े पहुंच ही गया। पिछवाड़े दरवाजा खुला था। उसने ताड़ के पेड़ का सहारा लिया और फार्म हाउस के अंदर पहुंच गया। तीतर को वह बड़ी सावधानी के साथ अपने सीने से लगाया हुआ था। फार्म हाउस में खामोशी थी, बस रसोई घर से प्रेशर कुकर की सीटी की आवाज़ आ रही थी। मुर्गियां अभी अपने दबड़े में थी। दबड़े मतलब उनका दरबा होता है, उसमें जहाँ पर रहती हैं मुर्गियां, उसको बोलते हैं। दबड़े में थी और गुलाब चंद सामने का बरामदा साफ कर रहा था। वो कौन है? वहाँ का नौकर है। अचानक कर्नल साहब का अल्सेशियन कुत्ता, जो कि हम लोग बोलते हैं ना इंसिशियन कुत्ता, उसको शुद्ध रूप से बोलते हैं अल्सेशियन कुत्ता, जोर जोर से भौंकने लगा। वह किसी अजनबी को देखकर ही इस तरह भौंकता है। बिशन समझ गया कि शिकारी इधर ही आ रहे हैं। जब वो कुत्ता लगा भौंकने तो इसको ये था अंदर, ये समझ गया कि नहीं, इसका मतलब शिकारी आ रहे हैं, इसलिए कुत्ता ऐसा भौंकता है। उसने इधर उधर देखा ताकि वह तीतर को कहीं अच्छी तरह से छिपा सके। एक और शेड के नीचे बहुत सारा कबाड़ पड़ा था, उसी में एक टूटी टोकरी बिशन को दिखाई दे गई। ये ठीक है, उसने बोला। सोचते हुए उसने तीतर को टोकरी में रखकर स्वेटर से ढक दिया। घायल तीतर घबराया हुआ था, इसलिए वह चुपचाप पड़ा रहा, मतलब थोड़ा भी आवाज नहीं किया। तीतर को छुपाने के बाद बिशन ने सोचा कि अब बाहर चलकर देखना चाहिए, पर वह शिकारियों के सामने भी नहीं पड़ना चाहता था, इसलिए उसने छत पर चढ़कर बैठना ठीक समझा। बिना सीढ़ी के छत पर चढ़ना
उसके लिए बहुत आसान था। वह अक्सर इस शेड की ढलवा छत के सहारे ऊपर चढ़ जाता था। बिशन लकड़ी के खंभे पर बंदर की तरह छलांग लगाकर लटक कर गया और ऊपर की ओर खिसकते खिसकते छत पर जा पहुंचा। खपरेल की ढलावदार छत थी, इसलिए वह चिमनी के पीछे छिपकर बैठ गया ताकि वह किसी और को दिखाई न दे, लेकिन वह स्वयं सब कुछ देख सके। उसने देखा कि दो शिकारी इधर ही चले आ रहे हैं और उनको देखकर कर्नल साहब का एल्सेशियन कुत्ता जोर जोर से भौंक रहा है। कर्नल ने कुत्ते को डांटा, चुप रहो, पर वह न माना। पिछले दोनों पांवों पर खड़े होकर वह उछल उछल कर भौंकने लगा। भाई जब कुत्ते किसी को देखते हैं तो क्या करते हैं? लगते हैं भौंकने, लगते हैं उछलने जो है। वे दोनों शिकारी करीब आ गए तो कर्नल ने रौबदार आवाज से पूछा, कौन हो तुम? यहाँ किस लिए आए हो? साहब, शिकारी बोल रहे हैं, साहब हम शिकारी हैं, हर साल यहाँ शिकार के लिए आते हैं। अच्छा, तो तुम्ही लोगों की गोलियों की आवाज़ें गुजर रही थी सुबह से? जी हाँ, हमारे पास लाइसेंस वाली बंदूकें हैं। सरपंच माधो सिंह भी हमें जानता है। वो शिकारी तो है, दे रहे परिचय इनको जो है कि आपके जो सरपंच है गांव के, उनको जानते हैं जो है। अच्छा, अब क्या बोलते हैं कर्नल साहब, देखो, तो तुम हर साल तीतरों का शिकार करते हो? कर्नल ने मजाक सा उड़ाते हुए कहा। जी हाँ, तीतर भी मार लेते हैं और कभी कभी अभी अभी एक लड़का हमारे शिकार तीतर को लेकर आपके यहाँ आ छिपा है, हम उसे ही ढूंढ रहे हैं। अच्छा, तुम जो इतने सारे तीतर मारते हो उनका क्या करते हो? कर्नल साहब ने उन शिकारियों से पूछा। सीधी सी बात है साहब, खाते हैं। दूसरे शिकारी ने जवाब दिया। फिर कुछ रुक कर बोला, अब तो उस लड़के को ढूंढवा दीजिए साहब, वह इधर ही कहीं छुप गया है। कर्नल दत्ता ने उनकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और गुस्से से कहा, कैसे हो तुम लोग? हर साल आकर इतने तीतर मार डालते हो, कुछ को खा लेते हो और बाकी को घायल करके यहाँ तड़प तड़प कर मरने के लिए छोड़ जाते हो। जब फसल कटती है तब ढेरों मरे हुए तीतर मिलते हैं। कर्नल दत्ता की बात सुनकर वे दोनों कुछ घबरा गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि कर्नल इस तरह उन्हें डांट देंगे। कर्नल दत्ता ने उन्हें इतना ही कहकर नहीं छोड़ा, आगे बोले, पक्षियों को मारने और उससे ज़्यादा उन्हें घायल करके छोड़ जाने में तो कोई बहादुरी नहीं है। अब तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो, यहाँ तुम्हारा कोई तितर बितर नहीं है। अब जाते हो क्यों नहीं? खड़े क्यों हो? उन्होंने डांटते हुए बोला। बिशन चिमनी के पीछे से सब देख और सुन रहा था। वे दोनों शिकारी बिना कुछ बोले मुड़े और वापस चल दिए। कर्नल दत्ता ने गुलाब चंद से दवाई छिड़कने वाली मशीन को लाने को कहा। तभी बिशन छप्पर से शेड पर होता हुआ नीचे कूद पड़ा। उसने तीतर को उठा लिया और घर में घुसते ही मालकिन को पुकारने लगा, बहू जी, बहू जी, जल्दी आइए, यह बहुत जख्मी है, आकर देखिए। बिशन की आवाज़ सुनकर कर्नल दत्ता भी अंदर जा पहुँचे और बोले, अच्छा, तो तीतर चुराने वाला लड़का तू ही था? क्या करता बापूजी? इसे बहुत चोट लगी है, अगर मैं न लाता तो यह मर जाता। अब तू इसका क्या करेगा? वो पूछ रहे लोग जो है। तो वहाँ बच्चा बोलता है, इसे पालूंगा बाबूजी, बिशन ने कहा। कर्नल साहब मुस्कुरा दिए। उन्होंने घायल तीतर को देखा, उसका एक पंख टूट गया था, अब शायद ही वह उड़ सके। जाओ दवाइयों का बक्सा लेकर आओ, वो बोलते हैं बिशन को। बिशन दौड़कर बक्सा ले आता है। कर्नल दत्ता ने तीतर के पैरों का जख्म साफ किया, फिर दवाई लगा दी, पंख को फैलाकर टेप लगा दिया ताकि वह जल्दी ज़्यादा हिले डुले नहीं। फिर उन्होंने बिशन से कहा, बिशन, अगर तुम इसे गेंदे के पत्ते का रस दिन में 2-3 बार पिलाओगे
तो यह जल्दी ठीक हो जाएगा। जब तक बहू जी एक कटोरी में दलिया ले आई और तीतर को दलिया खिलाते हुए बोली, इसे रोज दलिया भी खिलाना बिशन, तीतर को दलिया बहुत पसंद होता है। तब तो यह बिशन के पीछे ही घूमता रहेगा। कर्नल ने हंसते हुए कहा इस बात को। अच्छा बिशन, तुम जानते हो तीतर कैसे बोलता है? बहू जी ने पूछा। बिशन ने अपने हाथों को मुंह पर रखकर की आवाज निकाली, क्वाक क्वाक क्वाक। कर्नल दत्ता ठहाका मारकर हंस पड़े। बहू जी भी मुंह पर पल्लू रखकर हंसने लगी। बिशन भी हंसता हुआ हिरन की तरह छलांगे लगाता तीतर के साथ वहां से अपने घर की ओर भाग चला। तो बच्चों, देखा आपने कैसे साहस किया, कैसे हिम्मत दिखाया जो है बिशन ने उस पक्षी का जाल बनाने के लिए। ठीक है, तो वैसे ही आप लोग को भी जो है जो कोई भी काम करो आप, तो आप लोग जो है हिम्मत ना हारो और आप लोग जो है अच्छे से काम करो, मन लगा के काम करो और साहस से काम करो, तो वो काम ज़रूर पूरा होगा और ज़रूर अच्छा होगा। तो बच्चों, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।